वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही आपके इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम क्या देख रहे हैं, कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन या उसमें भी पूंजी लाभ। और उसमें हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म, उससे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देख चुके हैं। और उसके बाद हमने इंडेक्सिंग करना सीखा था, मतलब कि किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब उसका इंडेक्स के क्या इंडेक्स है वो सीख लिए थे या देख लिए थे। उसके बाद आज हम सीखते हैं कि किस फार्मूले से उसका कैलकुलेशन होता है। चलिए, तो अब नेक्स्ट है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, यानी संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत। ठीक है, क्या है इंडेक्स्ड, इंडेक्स में ईडी लगा, हाँ, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ ACQUISITION एक्विजिशन है, शॉर्ट में ACQ लिखा, एग्जाम में पूरा लिख लेना भैया। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत वो कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए, आपको बताया था ना कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 का है। 20 वर्ष के बाद में इसको इंडेक्स करने की ज़रूरत महसूस की गई। तो 1981 को, ठीक है, 1981 को जो बेस ईयर मान दिया गया और उसका इंडेक्स को 100 ले लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ष और आगे बढ़ते गए और फिर उसके बाद में 2001 को, अब ईयर 2001 यानी फिनेंशियल ईयर 2012 कह सकते हैं, 2001 2002 को बेस ईयर मानते हैं हर 20-20 वर्ष में। और आने वाले 5-6 साल में आप देखेंगे 2021 को बेस बना देंगे, क्योंकि अभी 2021 को निकले तो 2 ही साल हुए ना, इसलिए इतनी जल्दी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से 2002 और 3 में तब भी जो है इंडेक्सिंग के लिए बेस ईयर 1981 ही चल रहा था, अभी कुछ वर्ष पहले ही 2001 को लेके आए हैं। तो इस तरह से यहाँ 2001 का इंडेक्स को क्या मान लिया गया, 100। ठीक है, और अभी ये फाइनेंशियल ईयर है 2001-2, अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है आपका, असेसमेंट 23-24 के लिए फाइनेंशियल 22-23 रहेगा। तो 22-23 का जो है इंडेक्स है आपका 331 और ये आपको बताया था ये इंडेक्स जो है सूचकांक है, ये यूं ही टॉस करके नहीं कैलकुलेट किए जाते, मतलब टॉस करके ही नहीं निकाले जाते, बाकायदा प्रॉपरली जो है इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, फिनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय जो है इन सब का कैलकुलेशन करता है और वहाँ के जो अथॉरिटीज़ होते हैं, रिलेवेंट अथॉरिटीज स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो वो कैलकुलेशन आपको अब नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि किस ईयर का इंडेक्स क्या है। कोशिश करें 2001-2 से लेके 2022-23 तक जो है आपके जो 20 के आसपास जो है इंडेक्स है वो आपको याद हो जाएंगे। आप सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 2-2 4-4 याद करें तो 2 दिन में याद हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि एग्जामिनेशन हॉल के में पेपर में ये दिया रहता है कि लेकिन कभी नहीं भी दिया रहता। ठीक है, तो आप याद तब के लिए रखें जब वो ना दिया हो क्वेश्चन पेपर में, तब भी आपसे वो न्यूमेरिकल बन जाए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें वही कैलकुलेशन इस तरह से है कि यदि संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, यानी कि 31 मार्च 2001 तक वो संपत्ति प्राप्त कर ली गई थी, तब उसको किस तरह से निकालते हैं। तो इसका फार्मूला है, ये थोड़ा फार्मूला लंबा सा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, या मूल लागत, ठीक, ओरिजिनल वैल्यू मूल लागत, या फिर यहाँ थोड़ा सा आपको बढ़ा दे रहा फार्मूला, या फिर वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, ठीक है, और whichever is more, यानी कि मूल लागत या फिर 1 अप्रैल 2001 को मूल्य दोनों में जो अधिक हो, ठीक है, इनटू इंडेक्स ऑफ
ट्रांसफरिंग ईयर, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफरिंग ईयर, हस्तांतरण करने वाले वर्ष का सूचकांक या मूल्य, ये सूचकांक इंडेक्स, और पूरे के बटे आपको करना है इंडेक्स ऑफ ईयर 2012, ठीक है, मतलब वर्ष 2001-2 का इंडेक्स। ठीक, एक बार फिर से ध्यान रखें, इसका इंडेक्स तो 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। यदि संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के पहले प्राप्त कर ली गई हो, यानी 31 मार्च 2001 तक, तो उसकी मूल लागत, या फिर 1/4/2001 को 31 मार्च 2001 तक प्राप्त कर ली गई, तो एक दिन ठहर जाएंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को कितनी है, वो दोनों में जो अधिक हो। उसके बाद में जो हस्तांतरण करने वाला वर्ष, जैसे मान लीजिए अभी 22-23 था फाइनेंशियल ईयर, तो 22-23 का आपका इंडेक्स जो 331 है, फिर उसके बाद में अपॉन में क्या करेंगे आप, 2001-2 का इंडेक्स यानी 100। क्लियर है ये? तो इस तरह से ये फार्मूला है। अच्छा, मान लीजिए ये संपत्ति उसके बाद वाले वर्ष की हो, तब क्या करेंगे, तो मतलब 31 मार्च 2001 के बाद की हो, यानी 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद की ली गई हो, तो फिर ओरिजिनल वैल्यू को नहीं लेते, फिर आपके वही आपका जो इंडेक्स नंबर है, आप संपत्ति को प्राप्त करने की लागत है, यहाँ पे इंडेक्स में ट्रांसफरिंग ईयर का, और नीचे जो है वो ये आपका प्राप्त करने वाले वर्ष का। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें, यदि 1 अप्रैल 31 मार्च 2001 के बाद, यानी 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद प्राप्त की गई है, तो संपत्ति की लागत जितनी भी है, फिर कंपेयर नहीं करेंगे अपन ओरिजिनल वैल्यू से, हस्तांतरण वाले वर्ष का सूचकांक जो आपका हस्तांतरण कर रहे हैं, जैसा भी आपका फाइनेंशियल 2022-23 से, और पूरे के बटे में संपत्ति को प्राप्त करने वाले, जब जिस वर्ष में संपत्ति प्राप्त की गई थी उस वर्ष का सूचकांक। ठीक है, चलिए अभी न्यूमेरिकल आते हैं तो वो बताते हैं किस तरह से। अभी हम इस जो 1 अप्रैल 2001 से पहले वाली संपत्ति है, उसके बेस पर आप जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, वही आपके सकलेचा सर की बुक का है, इलस्ट्रेट प्रॉब्लम ही ले लेते हैं। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेज एन एसएससी परचेज्ड अ हाउस ऑन 1st of Jan 95 for rupees 1,40,000 and sold it on 1st of Jan 23 for rupees 5,80,000। तो अब आप देखिए जरा, यहाँ पर ईयर 95 में कितने की ले ली थी, 1,40,000 रुपए की थी। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले की ये संपत्ति है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 अप्रैल 2001 को इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 1,50,000 है। ठीक, यहाँ पे 1 अप्रैल 2001 को इसकी वैल्यू कितनी है, 1,50,000, 1,50,000 रुपये है। चलिए, फिर उसके बाद में और क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको दीर्घकालीन पूंजी लाभ निकालना है और आपको इंडेक्स दे रखा है। चलिए, अब यहाँ पर इसको प्राप्त करने की लागत क्या होगी, तो 1 अप्रैल 2001 से पहले मूल्य कितना है, 1,40,000। अभी 1 अप्रैल 2001 को मूल्य कितना है, 1,50,000 रुपये। दोनों में अधिक क्या है, 1,50,000 रुपये, तो हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे, 1,50,000 रुपये। चलिए, तो पहले आपने क्या लिखा, निकाला, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत। अब देखिए वो लागत कैसे निकालेंगे, तो दोनों में अधिक क्या था, ये कहानी आप लिख देंगे, हाँ, कि विच एवर इज मोर, तो ये है दोनों में अधिक क्या है, 1.5 लाख रुपए, गुणित ट्रांसफर वाले वर्ष का सूचकांक कितना है, 331 है, और 1 अप्रैल 2001 को सूचकांक कितना है, 100 है। चलिए, अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद में 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 331 किया, 496,500 आ गया, 496,500 रुपीज़ आ गया। ठीक है, 4,96,500 रुपये आ गए। क्लियर है ये?
फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या लिखेंगे, ये लिखा, लिख 1100 में 496 500 कैसे आया। फिर उसके बाद में आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखना है, तो एक फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट का, और वो आप लिखेंगे, तो ये फॉर्मेट आप देख चुके हैं पहले, सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। वो कितना है आपका सेल्स कंसिडरेशन है, या थोड़ा शॉर्ट में लिख लें ताकि वो बोर्ड फोकस से बाहर न चले जाए। ये है आपका 5,80,000 लेस आपको क्या करना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो कितनी आई थी, 4 इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो है 496,500। चलिए अब आप माइनस कर दीजिए, 5,80,000 माइनस 496,500, 83,500 पॉजिटिव डिफरेंस आ गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 83,500, 83,500 रुपये आ रहा समझ में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये कैलकुलेशन करते हैं। यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका 1 अप्रैल 2001 के बाद वाला होता तो फिर आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो वैल्यू दी है वो गुड ट्रांसफ़र वाले वर्ष का, और बटे में आप लिखेंगे जिस वर्ष में वो प्राप्त की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से छुटके से क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन से भी कंप्लीट क्वेश्चन करने से पहले हम देख रहे हैं ताकि आपको समझ में आने लगे कि कैलकुलेशन कैसे करना है। आ रहा समझ में, चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक।